हेलो एंड वेलकम टू ओनली यूपीएससी। ये है आपकी एनसीईआरटी की पहली क्लास जिसकी आप मांग कर रहे थे। और ये है एनसीईआरटी का क्लास 9th का पहला चैप्टर पालमपुर गांव की कहानी। हमने इंट्रो की क्लास में आपसे वादा किया था कि हम जब पढ़ाएंगे एनसीईआरटी आपको पहले पढ़ाएंगे, उसके बाद में जो हमारा दूसरा सेगमेंट होगा पढ़ाई का उसमें हम करंट प्लस कॉन्सेप्ट करेंगे। तो ये एनसीईआरटी वाला क्लास लेकर के मैं हाजिर हूँ। आइए इस क्लास में हम समझते हैं। आप लोग लगातार मांग कर रहे थे कि मुझे एनसीईआरटी पढ़ाया जाए, एनसीईआरटी पढ़ाया जाए। तो एनसीईआरटी की बुक है और ये उसका पहला चैप्टर है जिसको मैंने यहाँ पर आपके लिए जो है उपस्थित किया है। और आइए समझते हैं कि इसमें पूरा मामला क्या है। ठीक है, तो पालमपुर गांव की कहानी। ये पालमपुर गांव एक काल्पनिक गांव है जिसका जो कहीं पर है नहीं। एक काल्पनिक गांव है जिसकी चर्चा यहाँ पर की गई है। और इसकी चर्चा इसलिए की गई है ताकि एक जो उत्पादन की विधि है, उत्पादन की जो क्रिया विधि है उसको आपको आसानी से समझाया जा सके। इसलिए पालमपुर नामक एक गांव का जो है इन्होंने एग्जाम्पल लिया है और उसी पर कहानी बनाई है। ठीक है, तो पालमपुर एक ऐसा गांव है जहां पर आप देख रहे हैं कि सारे संसाधन उनको उपलब्ध हैं। ट्रैक्टर भी हैं, बैल भी हैं, खेती होती है। तो ये यहाँ पर परिचय पालमपुर का थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पालमपुर के आस पड़ोस के गाँव में कस्बों से ये जुड़े हुए हैं। जैसे कि एक बड़ा गाँव रायगंज है, पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रत्येक मौसम में सड़क जो होती है वो रायगंज को जोड़ती है उससे। एक छोटा सा कस्बा भी है, शाहपुर जिसे कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि उसके आसपास बड़े गांव भी हैं और शहर या कस्बे भी हैं। ठीक है, उनके बीच में क्या है कि देखिए बैलगाड़ियाँ चलती हैं, भैंस बग्घी, मोटरसाइकिल, ये सब चलती हैं। ठीक है, अब जो स्ट्रक्चर है पालमपुर गांव का वो देखिए 450 परिवार रहते हैं। और इसका जो विभाजन है वो किस प्रकार है। अधिकांश यहाँ जो भूमि स्वामी हैं वो उच्च जाति के हैं, तथाकथित उच्च जाति के हैं। ठीक है, जो करीब 80 परिवार में रहते हैं। उनके मकान जिनमें कुछ बहुत बड़े हैं, ईंट सीमेंट के बने हुए हैं। और बाकी अनुसूचित जाति लोगों की संख्या जो है ज़्यादा है। और करीब 1/3 जो हैं वो एससी रहते हैं। वो गांव के एक कोने में, ठीक है, गांव से बाहर वो एक कोने में रहते हैं, एक छोटी सी जगह पर रहते हैं। उनके मिट्टी और फूस के घर होते हैं। तो ये है पूरा जो स्ट्रक्चर है पालमपुर गांव का, जिसकी हम चर्चा करेंगे इसमें। देखिए उद्देश्य ये है, एनसीईआरटी जब कोई किताब बनाती है तो उसका उद्देश्य होता है कि आसान भाषा में चीज़ों को समझा दिया जाए। लेकिन अध्यापक की जो भूमिका है वो इसमें महत्वपूर्ण ज़्यादा है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट उस चीज़ को उस तरीके से नहीं समझ पाते हैं। देखिए इसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन अब आपके काम की जो चीज़ें लिखी हुई हैं वही आपको जानना है। ठीक है, तो ये पूरा उसका परिचय हो गया। बाकी अगर ये पीडीएफ आप चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि पीडीएफ आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर कमेंट मुझे 1000 से ज़्यादा मिलता है तो मैं पीडीएफ दे दूँगा। ठीक है, और ये मेरी शर्त है। और 1000 कमेंट और 1000 लाइक अगर 1 घंटे में हो जाता है तो मैं ये पीडीएफ भी आपको दे दूँगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। ये तो हो गया परिचय। अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि पालमपुर गांव का जो उत्पादन है, किस प्रकार की क्रियाकलाप वहाँ पर होती है। देखिए इस चैप्टर में आपको यही पढ़ना है। ठीक, तो एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी हमें किसी भी गांव के विभिन्न प्रकार के उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताएगी। भारत के गांवों में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। अन्य उत्पादन की गतिविधि में जिन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहा गया है, लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल हैं। हम उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने के बाद इन दोनों क्रियाओं पर चर्चा करेंगे। यानी कि हमें चर्चा करना है गैर कृषि और कृषि बात पर। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे कि उत्पादन की विधि को हम समझेंगे कि उत्पादन की विधि क्या होती है, क्योंकि उसके बिना जो है हम इन चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। तो आइए देख लेते हैं। और उत्पादन की विधि में उत्पादन का संगठन पहले समझते हैं कि उत्पादन का संगठन क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्शन क्या है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर समझने के लिए जो उत्पादन का संगठन है ना, यानी किसी चीज़ को उत्पादित करने के लिए, किसी सेवा या वस्तु के उत्पादन में 4 चीज़ें आवश्यक होती हैं। ये देखिए, ठीक है, 4 चीज़ें आवश्यक हैं। उनमें से एक है पूंजी और भूमि। तो भूमि में जो है भूमि, जल, वन, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके भूमि वाले सेक्टर में आ जाएंगे। जो दूसरा मुख्य है वो है श्रम। श्रम भी 2 प्रकार का, एक वो श्रम जो कि स्किल्ड है यानी कि पढ़ा लिखा है, कोई काम जानता है। और दूसरा वो जो मजदूर वर्ग है जो कोई काम नहीं जानता, स्किल्ड यानी कि स्किल्ड नहीं है। ठीक है, और जो तीसरी आवश्यकता होती है वो होती है पूंजी की,
यानी कि जो 4 आवश्यकताएं हैं उत्पादन की, उसमें से एक आपका भूमि हो गया, दूसरा श्रम हो गया, और तीसरा जो है वो है भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी भी 2 प्रकार का होता है। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि भौतिक पूंजी 2 प्रकार का होता है। एक अस्थाई पूंजी। अस्थाई पूंजी वो है जो काफ़ी समय तक काम करता है। जैसे अगर कोई किसान हल ले आता है तो क्या होता है, लंबे समय तक उसको सेवा देता है। और कोई ट्रैक्टर खरीद लेता है तो उसे लंबे समय तक उसको जो है उससे फ़ायदा मिलता है। जनरेटर है, टरबाइन है या कंप्यूटर है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक लंबे समय तक आपके उस उत्पादन की क्रियाविधि में आपकी सेवा करती हैं। और जो दूसरा है पूंजी, भौतिक पूंजी, जिसे कार्यशील पूंजी कहा जाता है, ठीक है। एक है स्थायी पूंजी और दूसरा कार्यशील पूंजी। ये दोनों भौतिक पूंजी के ही पार्ट हैं। तो कार्यशील पूंजी क्या है, जो कच्चा माल आप प्रयोग करते हैं, ठीक है, उस कच्चे माल और नगद मुद्रा, यानी कि हर उत्पादन में कच्चे माल की ज़रूरत होती है और नगद मुद्रा की ज़रूरत होती है, ठीक है। जैसे कोई बुनकर है तो उसे स्वेटर बनाना है या कपड़े बनाने हैं तो उसे सूत की ज़रूरत होती है। तो सूत क्या है, कच्चा माल हो गया, और उस सूत को खरीदने के लिए मुद्रा की ज़रूरत होती है। तो ये मुद्रा और कच्चा माल मिल करके कार्यशील पूंजी कहलाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा। अब ये 3 हो गए, यानी कि भौतिक पूंजी, ये भूमि, श्रम और पूंजी, ये 3 हो गया। जो चौथा स्तंभ है वो है मानव पूंजी। मानव पूंजी क्या होता है कि जैसे आपके पास मान लीजिए तीनों चीज़ हैं, लेकिन आपको जो करना है, जो काम करना है, जो उत्पादित करना है, उसके लिए जो पूरा व्यवस्था बनाएगा वो कौन बनाएगा, कोई इंसान बनाएगा, कोई इंसान का दिमाग बनाएगा। तो उसको मानव पूंजी कहा जाता है, ताकि वो उपभोग के लिए क्या हो, किसी ऐसे उत्पाद का निर्माण किया जा सके। मान लीजिए किसी अजीबोगरीब चीज़ का निर्माण कर दिया गया तो उसकी क्या ज़रूरत होगी हमें। उत्पादन हमेशा ऐसी चीज़ का किया जाता है जो हमारी ज़रूरत की हो। तो इसीलिए वहाँ पर मानव पूंजी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में होती है, ठीक है। तो ये था उत्पादन का विधि, यानी कि कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्शन इसे कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। उत्पादन के कारक। तो उत्पादन के कारक में आपने देखा कि भूमि, ठीक है, एक उत्पादन का कारक है। श्रम, ठीक है, भूमि है, श्रम है, और उसके बाद क्या है, पूंजी, ठीक है। भूमि, श्रम और पूंजी, ये 3 क्या हैं, उत्पादन के कारक हैं, यानी कि इनके बिना उत्पादन नहीं हो सकता है। हम इस पर चर्चा करेंगे। और जो चौथी चीज़ है मानव पूंजी, इस पर हम अलग से, क्योंकि इस चैप्टर में उसकी चर्चा हमको नहीं करनी है, किसी अगले चैप्टर में करेंगे, ठीक है। तो अब जो पालमपुर गांव है उसमें जो खेती की प्रक्रिया है उसको हमें समझना है। क्यों? क्योंकि हमें 3 चीज़ समझनी है। देखिए मैं इजीली आपको समझा रहा हूँ कि हमें उत्पादन का कारक समझना है, और उत्पादन के कारक में 3 कारक हैं। यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं, मैं इसे जूम कर दे रहा हूँ। एक है भूमि आपका, दूसरा है श्रम और तीसरा है पूंजी। तो हमें पहले भूमि को समझना है, फिर हम श्रम पर बात करेंगे और उसके बाद में पूंजी पर बात करेंगे, ठीक। बहुत ही सिंपल है, कोई बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब जो खेती किसानी कहाँ पर होती है, भूमि पर होती है। और पालमपुर में क्या हो रहा है, खेती किसानी वाले लोग रहते हैं, तो उसकी हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। यह है आपका पालमपुर, ठीक है। तो पालमपुर में अब खेती की बात करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि भूमि स्थिर है, ठीक है। आप इस बात को भली बात जानते हैं कि भूमि का विस्तार तो हो नहीं रहा है, यानी कि जितनी भूमि पहले थी उतनी भूमि है, क्योंकि पृथ्वी का क्षेत्रफल तो बढ़ नहीं रहा है, लेकिन उस पर भार तो बढ़ रहा है ना। ये यहाँ पर वही बातें लोग बता रहे हैं कि पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। काम करने वालों में 75% लोग अपनी आजीविका के लिए इसी पर निर्भर हैं, यानी कि अगर 100 लोग वहाँ पर हैं तो उसमें से 75 लोग किस पर निर्भर हैं, इसी कृषि की क्रिया पर निर्भर हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि जनसंख्या तो बढ़ रही है लेकिन भूमि नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये इसी बात को यहाँ पर बता रहे हैं, और ये एक डेटा भी यहाँ पर दे रहे हैं कि वर्ष 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ। अरे होगा भी नहीं, कैसे विस्तार होगा। और ये 1960 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीच में क्या हुआ था कि जो कुछ बंजर भूमि है, जो सिंचित नहीं है, उनको सुधारा गया था। तो उससे थोड़ा जो लैंड है जो उसको इम्प्रूव किया गया था खेती के लिए, बाकी भूमि नहीं बढ़ रही है, ठीक है। तो उस समय तक गाँव की कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाया गया था, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, नई भूमि को खेती योग्य बनाकर के कृषि उत्पादन को बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जहाँ पर भूमि फर्टाइल नहीं है उसको आप खेती के लिए उपयोग नहीं कर सकते हैं, कोई भी विधि आप अपना लीजिए, ठीक है।
चलिए यहाँ पर थोड़ा सा ये लिखा हुआ है भूमि मापन की विधि। इससे कई बार सवाल आते हैं आपकी छोटी परीक्षाओं में, इसको आप हो सकता है जानते हो, नहीं जानते हो तो आज जान लीजिए। भूमि मापने की जो मानक इकाई हो क्या है, हेक्टेयर है, ठीक है। और जो हेक्टेयर होता है वो 100 मीटर वर्ग का होता है, ठीक है। यानी कि अगर 100 मीटर वर्ग है इस प्रकार से, ठीक है, तो इसको हम हेक्टेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम हेक्टेयर बोलते हैं, ठीक। तो 100 मीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर की जो भूमि होती है उसको क्या बोलते हैं? हेक्टेयर बोलते हैं। यानी कि जो ये पूरा क्षेत्रफल है, ठीक है, ये, और अगर इसकी भुजा 100 है, ठीक है, अगर इसकी भुजा 100 है तो इस क्या बोलेंगे कि ये जो पूरा क्षेत्रफल है इसको हम बोलेंगे 1 हेक्टेयर, ठीक है। कितना? 1 हेक्टेयर, ठीक। तो ये है भूमि मापन की विधि, ठीक। और अब हम बात करेंगे, पहले यहाँ पर मैं एक डेटा आपको दिखा देता हूँ। ये डेटा आप देखिए कि जो जुताई का क्षेत्र है, यानी कि जिस पर खेती होती है, वो 1950 और 51 में कितना है? 29 मिलियन हेक्टेयर है, ठीक है। कितना है? 129 मिलियन हेक्टेयर है, ठीक है। 1990-91 के पास 157, यानी कि थोड़ा सा इसमें रिफॉर्म हुआ। ये 1960 की जो बात भी ऊपर हो रही थी ना, वो बीच में हुआ था रिफॉर्म। फिर 2000 से 2001 में 156, 2010 से 2011 के आसपास 156 ये देख रहे हैं लगातार। और ये है आपका 2015 और 2014, यानी कि 155। तो भूमि के जो क्षेत्र हैं, जो जुताई का क्षेत्र है जहाँ पर कृषि होती है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है, लेकिन इसके ऊपर जनसंख्या का दबाव पड़ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर समझाने की बात हो रही थी। अब एक हो गया कि भूमि स्थिर है। जो दूसरा टॉपिक है आपका कि क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है। दिमाग लगाइए आप कि जैसे लैंड जो है आपका वो स्थिर हो गया, तो क्या अब इस लैंड पर प्रेशर तो पड़ ही रहा है, क्योंकि जनसंख्या तो हमारी क्या है, लगातार बढ़ती हुई जा रही है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि जनसंख्या नहीं बढ़ रही है, लगातार इस पर प्रेशर जो है बढ़ता हुआ चला जा रहा है। जनसंख्या बढ़ रही है तो हमें करना क्या होगा कि इसी इतने लैंड पर हमको इसका प्रोडक्शन क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा। तो प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए क्या क्या साधन हो सकते हैं, तरीके क्या हो सकते हैं? तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि इसी कृषि का जो क्षेत्र है इस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर लें। देखिए जो उपज होती है, जिसे हम उपज कहते हैं कि इतनी उपज हुई, तो उपज का जो मानक है वो किस आधार पर तय होता है? उपज का मानक तय होता है मौसम के आधार पर, ठीक है। मान लीजिए कि कोई रबी की फसल, से गेहूँ है आपने लगाया, ठीक है, रबी का फसल गेहूँ आपने लगाया, तो उसका उत्पादन उस मौसम में कितना हुआ, उसी को उपज कहते हैं। तो उपज को बढ़ाने का जो तरीका है वो ये है कि एक साल में क्या होता है, आपको 3 से 4 अलग अलग मौसम मिलते हैं और उसमें 3 प्रकार की खेती इजीली संभव है। खरीफ, रबी और जायद, ये 3 प्रकार की खेती हो सकती है। तो अगर इसी लैंड पर ये तीनों प्रकार की खेती कर लिया जाए तो क्या होगा कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा और हम उस जनसंख्या के मांग को क्या है, अपेक्षाकृत ज़्यादा पूरा कर पाएंगे, ठीक। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका जो है प्रोडक्शन या पैदावार बढ़ाने का, वो है जो आधुनिक विधियां हमने अपनाई हैं। जैसे आधुनिक विधियों में हरित क्रांति, ठीक है। हरित क्रांति से क्या हुआ है कि जो बीज है ना, पहले हम पारंपरिक बीजों का प्रयोग करते थे तो उनका प्रोडक्शन बहुत कम होता था। जैसे यहाँ पर अभी मैं आपको एक डेटा दिखाता हूँ, उससे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक सेकेंड, प्रोडक्शन का जो डेटा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ अपनी बात को ताकि आप इजीली समझ पाएँ इसको। ये देखिए, ये जो डेटा है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1965 से 1966 के बीच में दाल का उत्पादन कितना है, ये जो है करोड़ टन में 10 करोड़ टन है। गेहूं का उत्पादन 10 करोड़ टन है। लेकिन जैसे आप यहाँ 2017 और 18 में देखते हैं तो ये 24 करोड़ टन है और ये 97 करोड़ टन है। देखिए ये गेहूं यहाँ पर 1965-66 में 1 करोड़ जो है 10 करोड़ टन इसका उत्पादन होता था हमारे देश में, जो पूरा लैंड था इस पर गेहूं को बोया जाता था। लेकिन 2017-18 में क्या हो गया है, 97 करोड़ टन हो गया। कितना भारी बढ़ोतरी हुआ, लगभग 10 गुना।
तो कैसे ये हुआ? लैंड क्षेत्र तो नहीं बढ़ा, इसका मतलब कि जो प्रोडक्शन की विधि है, जो मेथड ऑफ प्रोडक्शन, उसको हमने चेंज किया है। तो यहाँ पर जो मैं बात कर रहा था अभी, वो मैं यही बात कर रहा था कि जो प्रोडक्शन बढ़ाने का जो तरीका है वो क्या है कि इसी लैंड पर आप एक तो बहुविध फसल प्रणाली के द्वारा, जिसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे, उससे बढ़ा सकते हैं, और दूसरा है आधुनिक तरीके से, जिसमें हरित क्रांति है, रासायनिक खादों का प्रयोग है, सिंचाई के नए नए साधन हैं, तो उनका प्रयोग करके भी आप प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बहुविध फसल प्रणाली की बात कर लेते हैं, उसके बाद में हम अगले पॉइंट पे चलेंगे। तो होता क्या है कि बरसात के मौसम में खरीफ फसल यानी कि ज्वार और बाजरा उगाया जाता है किसानों के द्वारा, और इसमें क्या होता है कि ये जो पशुपालन करते हैं उसमें ये प्रयोग में होता है। ज्वार और बाजरा पशु खाते हैं। ठीक है, अक्टूबर और सितंबर माह में ये लोग क्या करते हैं कि आलू की खेती कर लेते हैं। ठीक, और जो रबी का मौसम होता है उसमें एक गेहूं की खेती करते हैं। तो यानी कि एक ही साल में 3 प्रकार की खेती कर लेते हैं। ठीक, तो इससे क्या होता है कि ये जो है प्रोडक्शन बढ़ा लेते हैं, अपेक्षाकृत ज़्यादा हो जाता है प्रोडक्शन। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं गेहूँ है, बाजरा है, गन्ना है, आलू है। ठीक है, तो ये तरीका है इनका अपना प्रोडक्शन बढ़ाने का। ठीक, चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके दूसरे मेथड पर। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका बहुविध फसल प्रणाली। अब जो दूसरा तरीका इनका है कि नए जो तरीके आए हैं, यानी कि आप हरित क्रांति या रासायनिक खाद, इन सब का प्रयोग करके ये क्या करेंगे, प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ कि 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीजों के द्वारा गेहूँ चावल की खेती करने के तरीके सिखाए। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, प्रोडक्शन बढ़ गया। ठीक, चलिए एक जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ कि सबको पता होगा, लिख करके बताइए। ठीक है, तो जो नया प्रोडक्शन का तरीका होगा उसमें जो ज़रूरत की चीज़ें होंगी, यानी कि पूंजी ज़्यादा लगेगी। जैसे आप देखेंगे इसमें ट्रैक्टर है, उर्वरक, कीटनाशक, नई जो सिंचाई की नई व्यवस्थाएं, नहरें, पंप सेट, बांध, बिजली, तो इन सब की ज़रूरत क्या होगी, पड़ेगी। तो जो नए तरीके, उसमें भले ही प्रोडक्शन बढ़ रहा है लेकिन उसके साथ साथ पूंजी भी ज़्यादा लगेगी और एक नई समस्या भी जन्म लेगी। वो समस्या क्या होगी, अगला जो हमारा टॉपिक है वो उसी समस्या से है, और वो समस्या है आपका ये कि क्या भूमि का धारण कर पाएगी। आपने प्रोडक्शन तो बढ़ा लिया, ये जो आपको यहाँ पर लिस्ट दिख रही है, ये प्रोडक्शन बढ़ने की लिस्ट दिख रही है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले करके अपने पास सेव भी कर सकते हैं कि जो है जब आपको कन्फ्यूजन होगी तो आप इसको देख भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि आपने प्रोडक्शन बढ़ा लिया। ठीक है, प्रोडक्शन कैसे बढ़ा लिया, आपने रासायनिक खादों का प्रयोग किया, आपने सिंचाई की नई व्यवस्थाएँ की, आपने जो है नए बीजों का प्रयोग किया जिनसे प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। और पहले क्या होता था कि वो 1 हेक्टेयर में 1320 जो है केजी गेहूँ पैदा करते थे, अब वो 3220 केजी गेहूँ पैदा करते उसी 1 हेक्टेयर में। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन उनका बढ़ गया। लेकिन क्या प्रोडक्शन बढ़ने से कोई समस्या हुई, तो हाँ समस्या हुई। अब हम उस पर बात करेंगे। समस्या क्या हुई कि वैज्ञानिक की जो रिपोर्ट है वो बताते हैं कि जो नए तरीके हैं खेती के, उसमें अधिक जल की आवश्यकता होती है। तो जो अधिक जल की आवश्यकता होगी तो हम जल कहाँ से निकालेंगे, पंपिंग सेट लगाएंगे और भूमि के नीचे से जल निकालेंगे। ठीक है, तो भूमिगत जल क्या होगा, कम होगा। तो ये पहली समस्या हो गई। दूसरी समस्या है वो ये है कि आप रासायनिक खादों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो रासायनिक खादों के प्रयोग में क्या होता है कि जो रासायनिक खाद होते हैं वो बहुत जल्दी पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं, और जो फसल होते हैं उनको बहुत ईजिली वो मिल जाते हैं, इसलिए फसल बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। लेकिन जो मिट्टी है, जो भूमि है, वो मिट्टी क्या करती है कि इन रासायनिक खादों को अपने पास बहुत ज़्यादा समय तक वो धारण नहीं कर पाती है, इनको अपने पास वो स्टोर नहीं कर पाती है। तो ये जो आपके खाद हैं, जो रासायनिक खाद हैं, ये बहुत जल्दी फसलों का ग्रोथ तो कर देते हैं, लेकिन उसके बाद यही खाद क्या होते हैं कि पानी में घुल करके नदियों में चले जाते हैं, या जो भूमिगत जल होती है उसमें चले जाते हैं, और ये उस जल को ख़राब करते हैं, या नदी में जाते हैं तो उसके जल को ख़राब करते हैं, उसको जहरीला बनाते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा नुकसान है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको मैं कुछ रिपोर्ट भी दिखाता हूँ।
जिससे ये देखिए रिपोर्ट आप डाउन टू अर्थ एक जो है मैगजीन है उसका रिपोर्ट है। रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं और पौधों को तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक है, मिट्टी इन्हें लंबे समय तक धारण नहीं कर सकती है। मिट्टी से निकल करके ये भौमजल, नदियों, तालाबों को प्रदूषित करते हैं। रासायनिक उर्वरक मिट्टी में उपस्थित जीवाणुओं और सूक्ष्म अवयवों को नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फाइनली करते क्या है कि ये जो वास्तविक जो उसका उत्पादन का जो गुण था मिट्टी का, यानी कि जो उसकी उर्वरक क्षमता थी, उसको ये खराब कर देते हैं। तो ये है आपका जो नए तरीके अपनाए गए, जिसे हरित क्रांति कहा जाता है, या उसमें जो नए फसल हमने लगाए उसकी ये निगेटिव पॉइंट है। हालांकि प्रोडक्शन अगर हम नहीं बढ़ाते तो हम भूखों मर जाते, तो आप कहीं से भी उसको बैलेंस नहीं कर सकते हैं, ये एक समस्या की स्थिति है। ठीक है, अगला है आपका पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है। ठीक है, तो इसकी भी थोड़ा सा चर्चा हम करेंगे। तो पालमपुर में क्या है कि आपने शुरुआत में इसके परिचय में देखा था कि यहाँ पर करीब 80 कृषक जो थे बहुत बड़े थे, यानी कि करीब जो 80 कृषक थे वो बहुत बड़े थे और उनके पास जो लैंड है वो ज़्यादा थे। बाकी जो लोग हैं उनके पास खेती की व्यवस्थाएं कम हैं। इसको हम मैप यहाँ पर एक चित्र से समझेंगे। ये देखिए आपका चित्र आ गया आपके सामने। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप जो कृषि का क्षेत्र है, ठीक है, ये कृषि का क्षेत्र 2 रंगों से दिखाया गया है और कृषकों से की जो संख्या है वो भी 2 रंगों की दिखाई गई है। तो जो ये गहरा जो रंग है ये किसका है? मझोले और बड़े कृषक। और ये मझोले और बड़े कृषक किसको कह रहे हैं? जिनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक की ज़मीन है, ठीक है, खेती के लिए। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर आप कि जो कृषि लैंड है, यानी कि जो कृषि का क्षेत्र है, उसमें 55.4% के आसपास कौन उसको रखता है? उसका ओनरशिप किसके पास में है? मझोले और बड़े किसानों के पास में है। लेकिन जो 44.6% है वो किसके पास है? इन छोटे किसानों के पास है। अब इनकी संख्या देख लीजिए, 85% कौन से हैं? छोटे किसान हैं, जो सीमांत या छोटे कृषक हैं, यानी कि जिनके पास जो लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, वो 2 हेक्टेयर से कम है। तो इनकी संख्या कितनी है? 85% है, लेकिन इनके पास लैंड कितना है? टोटल एग्रीकल्चर लैंड का 44.6% ही है। तो ये जो है ये असमान वितरण है। ये क्या है? एक असमान वितरण है, जिसकी चर्चा यहाँ पर इस पॉइंट में ये कर रहे थे। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसकी चर्चा ये कर रहे थे। ठीक है, चलिए अब हम आगे इसकी बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की। देखिए इसमें अब एक एक लाइन में आपको पढ़ करके पूरा किताब बताऊं तो इससे आपका नुकसान होगा। जो बेसिक चीज़ आपको समझना है, मैं एनसीईआरटी के सामने खोल के रखा हूँ, उसको समझा रहा हूँ। बाकी ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मिल जाएगा। कोई सवाल आपके दिमाग में बनता है उसका भी जवाब आपको मिल जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में जाकर के सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है कि श्रम की व्यवस्था कौन करेगा। देखिए हमने उत्पादन के कारक को अभी समझा था ऊपर, तो उसमें एक था श्रम, एक था भूमि और एक था पूंजी। ठीक है, कनेक्ट आप करते हुए चलेंगे, मतलब आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। जो तीसरा था वो हमारा था पूंजी। ठीक है, तो अब आपने भूमि को समझ लिया, जिसमें अपने कृषि से संबंधित उसका लैंड कितना है, प्रोडक्शन क्या है, नए प्रोडक्शन के नए तरीके जो हैं प्रोडक्शन की, उससे नुकसान क्या है, सारी चीज़ें आपने समझ ली। और लैंड जो एग्रीकल्चर लैंड है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से, गलत तरीके से, वो भी आपने समझ लिया। बट अब जो दूसरा वाला पॉइंट है यानी कि श्रम, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, उसके बाद में पूंजी पर चर्चा करेंगे और फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात है कि श्रम की व्यवस्था कौन करेगा। तो देखिए आप इसको अगर देख सकते हैं तो यहाँ पर अभी मैं यहीं से समझा दे रहा हूँ कि श्रम कौन करेगा। तो आप ये देखिए कि जो 55 अराउंड मैं ले रहा हूँ 55% जो एग्रीकल्चर लैंड है वो किसके पास है? बड़े कृषक के पास है। अब इनकी संख्या क्या है? बहुत कम है। ये कितने जो है 10% या 20% के आसपास लोग होंगे, इससे तो ऊपर होंगे नहीं। लेकिन इनके पास जो लैंड है वो लगभग में कितना है? 55% है, यानी कि ये बड़े लैंड होल्डर्स हैं। तो ये अपना काम जो है खुद तो कर नहीं सकते, पूरा काम भी खेती का, पूरा फसल कटाई यही करेंगे, बुआई यही करेंगे, जुताई यही करेंगे, तो इसके लिए इनको मजदूर की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो ये मजदूर रखेंगे किसको? इन कृषक को मजदूर रखेंगे जिनके पास लैंड कम है। और जो ये कृषक हैं इनकी संख्या 85% है और इनके पास जो लैंड है वो
2 हेक्टेयर से कम है तो इनको अपना आजीविका सुनिश्चित करने के लिए सिर्फ इस पर अगर निर्भर रहेंगे तो नहीं होगा, तो इनको इनके खेतों में काम करना होगा। तो जो बड़े लैंड होल्डर्स हैं उनके यहाँ जो छोटे लैंड होल्डर्स हैं या मजदूर हैं वो काम करेंगे, ठीक है, तो उनको श्रम वहाँ से मिलेगा, और जो ये बड़े हैं ये उनको श्रम देंगे और उसके बदले में उनको कुछ मजदूरी दे देंगे। तो इस प्रकार से श्रम की व्यवस्था यहाँ पर होगी। यही बात जो है इतनी लंबी सी यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक। अब इसमें जो वर्कर्स होंगे, काम करने वाले, कोई भूमिहीन होंगे जिनके पास भूमि नहीं होगी या जिनके पास बहुत कम भूमि होगी, ऐसे भी लोग होंगे, ठीक है। ये यहाँ पर एक छोटी सी कहानी दी हुई है। आजकल काम मिलना बहुत कठिन है, केवल बड़े किसान ही हमें रखते हैं और वह भी बहुत कम दिनों के लिए, ठीक है। तो किसान आपको कब बड़ा किसान कब रखेगा? जब उसको ज़रूरत होगी, यानी कि जब फसल लगाना होगा या फसल काटना होगा, बीच में उसके पास तो कोई काम होता नहीं है, ठीक है। तो ये वही बात कोई घनश्याम और उनकी कहानी है, तो इसको आप पढ़ लेंगे, ठीक है। अब जो ये काम करने वाले होते हैं, अगर जो मज़दूर हैं बड़े किसान के लैंड पर काम कर रहे हैं तो उनका उस पर कोई हक नहीं होता, कोई अधिकार नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो एक वर्कर के तरीके से वहाँ पर काम करते हैं, ठीक। यहाँ पर थोड़ा सा एक देख लेते हैं कि जो इनको मजदूरी मिलता है वो बहुत कम होता है। हालांकि जो न्यूनतम मजदूरी है वो 2017 में निर्धारित कर दिया गया था 300 रुपये, लेकिन ये ग्राउंड लेवल पे लागू नहीं होता है, ठीक है। ये ग्राउंड लेवल पे लागू अभी भी बहुत सारे मजदूर 150 से 200 रुपये में काम करते हैं, यानी कि 150 से 200 रुपये में आपको काम करते हुए गाँव क्षेत्र में मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये लागू नहीं हुआ, ये एक समस्या है, ठीक है। चलिए अब हम खेतों के लिए आवश्यक पूंजी की बात करेंगे। हमने भूमि को समझ लिया, ठीक है। जो उत्पादन के कारक हैं उसमें एक भूमि है, एक पूंजी है और एक श्रम है। तो हमने भूमि और श्रम को समझ लिया, अब पूंजी की बात करते हैं। तो आप पहले ही देख चुके हैं कि खेती के आधुनिक तरीकों के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, अतः अब किसानों को पहले की अपेक्षा ज़्यादा पैसा लगाना होगा खेती के लिए, ठीक है। ये बात यहाँ पर कह रहे हैं। एक सविता है जिसकी कहानी यहाँ पर इन्होंने दी हुई है, उस कहानी को मैं पढ़ करके अपना समय ख़राब नहीं करूँगा, मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि इनके कहने का मतलब ये क्या है, ठीक है। इनके कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जब कृषि पारंपरिक तरीके से होती थी तो सिंचाई, उसमें पानी की ज़रूरत भी कम होती थी। उर्वरक के रूप में वो गाय के गोबर और इन खादों का प्रयोग करते थे। पानी उनको बरसात से, नदियों, तालाबों से मिल जाता था, और जुताई के लिए उनके पास बैल होते थे और वो मेहनत करके उसी पर काम करते थे, यानी कि जो टोटल जो कॉस्ट था प्रोडक्शन का वो कम था। अभी क्या हो गया है कि प्रोडक्शन ज़रूर बढ़ा है लेकिन उसका कॉस्ट भी बढ़ गया है, क्योंकि उनको क्या चाहिए, रासायनिक खाद चाहिए, उनको क्या चाहिए, उनको सिंचाई के अन्य, क्योंकि अभी जो नए प्रोडक्शन, जो नए फसल आए हैं जिनका प्रोडक्शन ज़्यादा है, उनको सिंचाई की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उनको क्या होगा कि वो केवल बरसात और नदी तालाब पर निर्भर नहीं रह सकते हैं, तो उनको भूमि से जल निकालना होगा, उसके लिए उनको पंपिंग सेट लगाना होगा, मोटर लगाना होगा। तो इन सब में क्या हो रहा है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना वो बढ़ रहा है। तो छोटे जो बड़े किसान हैं उसको तो इसमें लाभ हो रहा है, लेकिन छोटे और मझौले किसान को इसमें नुकसान हो रहा है। तो ये जो बात यहाँ पर ये इसकी सविता की कहानी, इसमें यही बात है कि उनका नुकसान हो रहा है उस प्रोडक्शन से, ठीक है। क्योंकि जो बड़े किसान हैं उनका उपज बहुत ज़्यादा होता है, जब उपज ज़्यादा होता है तो भाई एक घर में उनकी मैक्सिमम 5 से 6 लोग होंगे, तो उनके खाने भर का वो अनाज रख लिए, बाकी उनके पास 250 से 300 कुंटल बच जाता है सरप्लस बेचने के लिए। अब वो उस पैसे का प्रयोग करते हैं किसके लिए, बैंक में रखेंगे, या उसी पैसे का प्रयोग करेंगे वो इन छोटे लोगों को क्या देने में, कर्जा देने में, जिस पर वो हाई इंटरेस्ट लगाएंगे, ठीक है, हाई इंटरेस्ट रेट लगाएंगे, ठीक है। तो ये जो है, जो नई विधि है जिसमें प्रोडक्शन तो ज़्यादा है लेकिन ये नुकसान कर रहा है, किसका, जो छोटे किसान हैं उनका इसमें नुकसान हो रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको समझना है। तो ये अब आपने ये समझ लिया कि उत्पादन की में जो पूंजी की ज़रूरत होती है उसको आपने समझा। एक पॉइंट इसमें कोई और है, उसको समझ लेते हैं, अधिशेष उत्पादों की बिक्री, ठीक है। तो अधिशेष उत्पादों की बिक्री के लिए आप क्या करेंगे। अभी देखो एमएसपी को लेकर के बवाल चल रहा है, किसान बिल आया हुआ है, इसको लेकर के बवाल चल रहा है। ये इसीलिए बवाल चल रहा है क्योंकि जो किसान है ना उसको
अपने उपभोग के बाद जो बचा हुआ फसल है उसको बेचना है। तो वो चाहता है कि उसको एक सिक्योरिटी मिले, ताकि उसके फसल की कीमत ये व्यापारी लोग इधर उधर करके उसको जो है इतना कम ना कर दे कि उसका नुकसान होने लगे खेती करने से। ठीक है, हालांकि अगर ऐसा सिस्टम सरकार और पूंजीपति लोग मिलकर के बनाते तो फाइनली उनका ही नुकसान होगा, क्योंकि किसान क्या करेगा, खेती करना ही बंद कर देगा। भाई अगर वो 1,000 रुपये लगा करके गेहूँ पैदा करेगा और उसको मात्र 1,200 रुपये मिलेगा, तो अपना 6 महीना 200 रुपये के लिए वेस्ट क्यों करेगा? वो नहीं करेगा, तो इस सिस्टम चरमरा जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि अगर वो 1,000 रुपया लगाए तो कम से कम उसको 2,000 रुपये तो मिलना चाहिए ना। इस पर विचार करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब बात करना है हमें कि अधिशेष जो कृषि उत्पाद है उनकी बिक्री के लिए। तो जैसे मान लीजिए कि सब कुछ जितने उत्पादन के कारक हैं, भूमि, श्रम, कृषि और पूंजी, उन सब का प्रयोग करके किसी तरीके से उत्पादन कर लिया गया। अब उत्पादन में क्या हो, जब उत्पादन हो गया तो अपने उपभोग भर की जो अनाज है उसको रख लेंगे, और शेष जो अनाज है उसको क्या करेंगे, वो बेचने के लिए मार्केट में जाएंगे। तो जो बड़े किसान हैं वो जाएंगे रायगंज और शाहपुर, जो उनके आसपास के बड़े गांव, बड़े कस्बे, वहाँ पर बेच देंगे। उनके पास जो है अधिशेष भी ज़्यादा होंगे, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। एक बड़े किसान तेजपाल सिंह को अपनी समस्त भूमि से 350 कुंटल अधिशेष गेहूँ प्राप्त होता है। तो वो अधिशेष क्या है, 350 कुंटल, ये क्या करेंगे, बेच देंगे। लेकिन कोई रिंकू होगा जिसके पास मात्र 50 जो है किलो गेहूँ बचे होंगे, क्योंकि जो उसका उपभोग है, अब उसका मान लो उसके पास 1 हेक्टेयर से भी कम भूमि है, तो उत्पादन उसका कितना ज़्यादा हो जाएगा, वो कितना भी अच्छा करेगा, एक लिमिटेड मात्रा में ही होगा ना, और उपभोग भी उसका होगा। क्योंकि तेजपाल सिंह के परिवार में अगर 5 लोग हैं तो 5-6 लोग तो रिंकू के परिवार में भी होंगे, तो उनका उपभोग तो बराबर है, लेकिन प्रोडक्शन किसका ज़्यादा है, तेजपाल सिंह का ज़्यादा है। तो तेजपाल सिंह ज़्यादा अनाज बेचेंगे, जबकि रिंकू को अनाज ज़्यादा नहीं उपलब्ध है बेचने के लिए। ठीक है, तो ये है, यहाँ पर भी क्या है, एक देख सकते हैं कि किस प्रकार असमानता। यहाँ पर एक देखिए एक लिस्ट बनाई गई है, 3 प्रकार के किसान यहाँ पर हैं। ठीक है, इसको दिखाया गया है, आप देख लीजिए। एक वर्ष में उनका प्रोडक्शन कितना है, 100 है, उपभोग उनका 40 का है, तो अधिशेष उनके पास 60 है। अब यहाँ पर देख लीजिए उसी किसान का फिर से एक तीसरा किसान है जिसका उत्पादन भी 60 है, उपभोग 40, यानी कि इसके पास कितना बचा, 20। तो अब इसकी देखिए हालत क्या है, बहुत ख़राब है। तो क्या ये अगले वर्ष खेती कर पाएगा, और अगर करेगा तो क्या करेगा, तेजपाल सिंह से कर्जा लेगा और उसके कर्ज के चक्कर में फंस जाएगा। ठीक है, तो ये इसीलिए आपको समझाने के लिए यहाँ पर बनाया गया है। ठीक, देखिए इस चैप्टर का जो मुख्य उद्देश्य है वो उत्पादन, उससे संबंधित समस्याएं, उन सबको समझना है आपको। ठीक है, पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं भी होती हैं, जैसे कि आपका डेयरी है। तो डेयरी में क्या होता है कि पशुपालन करते हैं किसान लोग, कृषि के अलावा जो दूसरा काम करते हैं, भैंस पालते हैं, गाय पालते हैं और उससे दूध निकालते हैं, और उस दूध को शाहपुर के कस्बे में या रायगंज वाले बड़े गांव में बेच देते हैं और उससे कुछ आमदनी करते हैं। ठीक है, तो ये उनका अलग से काम है। दूसरा है कि पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण का जो है एक उदाहरण भी यहाँ पर ये लोग दे रहे हैं कि विनिर्माण के भी बहुत सारे, विनिर्माण का मतलब तो मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि जो चीज़ आप उपभोग करते हैं उसका बार बार उत्पादन करना। ठीक है, तो जैसे आप चीनी खाते हैं तो उसका बार बार उत्पादन होता है, भेली खाते हैं, गुड़ खाते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में गुड़ को भेली बोलते हैं, तो उसका भी अगर आप बार बार उपयोग करते हैं तो वो क्या है, एक मैन्युफैक्चर, ठीक है, चीज़ है। तो यहाँ पर एक मिश्री लाल की कहानी, जो कि एक गुड़ बनाने वाला एक छोटा सा वो मशीन लगाता है जिसमें वो गन्ने का रस निकालता है, फिर उससे गुड़ बनाता है। या ये करीम की कहानी जो कंप्यूटर का दुकान खोलता है। तो ये सब क्या है, ये छोटे छोटे व्यापार के काम हैं जो कि कृषि के अलावा है, जो कि पालमपुर में होते हैं। ठीक है, पालमपुर के दुकानदार हैं जो कि क्या करते हैं कि छोटे छोटे सामान, यानी कि जनरल स्टोर चलाते हैं, बिस्कुट, टॉफ़ी, टूथपेस्ट, बैटरी, मोमबत्ती से बेचते हैं। ठीक है, तो ये जो हैं ये कृषि के अलावा गैर कृषि कार्य हैं जो कि पालमपुर में होते हैं। परिवहन का तेज़ी से विकास हो रहा है। अब इस पालमपुर गांव से रायगंज और शाहपुर जाने के लिए बीच में इस रास्ते को ट्रेवल करना होता है, तो इसमें अक्के, बग्घियाँ, बैटरी रिक्शा ये सब चलते हैं। तो यहाँ भी एक अपॉर्चुनिटी होती है गैर कृषि क्रिया से लाभ कमाने की। ठीक है, तो ये सारी कहानी जो है क्रियाकलाप कहाँ पर जो है पालमपुर के आसपास हो रही हैं। तो ये है पूरा पालमपुर का कहानी जिसको आपने समझ लिया। ठीक है, अब इसका एक सारांश है, इसको मैं जल्दी से पढ़ दे रहा हूँ, आप इसको ध्यान से सुन लीजिए।
और जैसा कि मैंने कहा, अगर 1000 कमेंट मुझे मिलते हैं कि मुझे PDF चाहिए, तो ये PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ठीक है। गांव में खेती मुख्य उत्पादन की क्रिया है। पिछले वर्षों में खेती की विधियों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। उनकी वजह से किसान उतनी ही भूमि में अधिक फसल पैदा करने लगे हैं। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि भूमि अस्थायी तथा दुर्लभ है। उत्पादन को बढ़ाने के लिए भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधन बहुत अधिक दबाव में हैं, यानी कि उन पर बहुत दबाव पड़ा है, ठीक है। खेती की नई विधियों में कम भूमि परंतु अधिक पूंजी की जरूरत पड़ती है। मझोले और बड़े किसान अपने उत्पादन से बची हुई जो बचत होता है उससे अगले मौसम के लिए पूंजी व्यवस्था कर लेते हैं। दूसरी ओर छोटे किसान जो भारत में किसानों की कुल संख्या का 80% भाग हैं, पूंजी की व्यवस्था करना उनके लिए बहुत कठिन है। उनके भूखंड का आकार छोटा होने के कारण उत्पादन पर्याप्त नहीं होता है। अतिरिक्त साधनों की कमी के कारण वे अपनी बचत से पूंजी निकाल पाते हैं, अतः उन्हें कर्ज लेना पड़ता है। नहीं निकाल पाते हैं यानी कि उन्हें कर्ज लेना पड़ता है, ठीक है। तो वही पूरी बात जो मैंने आपको ऊपर समझाई, वही यहाँ पर ये सारांश के रूप में दे रहे हैं। इस समय गांव में गैर कृषि क्षेत्र बहुत बड़ा नहीं है। भारत में ग्रामीण क्षेत्र में 100 कामगारों में से केवल 24 लोग गैर कृषि क्षेत्र से लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये इसमें सारी बात ये बता रहे हैं जो आपने ऊपर पढ़ा, ठीक है। तो ये जो NCERT है वो इसी तरीके से होती है, किताब जो NCERT का होता है इसी तरीके से होता है। तो इसमें आपने पालमपुर की कहानी के साथ साथ सीखा क्या? उत्पादन का संगठन आपने सीखा, आपने ये समझा कि उत्पादन के कारक क्या हैं, आपने उनसे संबंधित समस्याओं को समझा, आपने कृषि और गैर कृषि क्षेत्र में अंतर समझा, आपने यह भी समझा कि भारत में किस प्रकार असमान वितरण अभी भी आर्थिक क्रियाकलापों का है, ठीक है। ये आपके मेंस और प्री दोनों के टॉपिक हैं, क्योंकि जब हम समावेशी विकास की बात करेंगे तो वहाँ पर समान विकास होना चाहिए। तो जब समावेशी विकास की चुनौतियों पर आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आप इन सारे उदाहरणों को बता सकते हैं, ये बहुत इफेक्टिव होते हैं। जब आप मेंस राइटिंग करेंगे तो ये बहुत फ़ायदेमंद होंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, हम अगले चैप्टर की बात करेंगे जो कि क्लास 9th NCERT का होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने राय, अपने सवाल कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।